वैसे तो आपके बुक में गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर जो है 1 वो पॉइंट चार्ज के ऊपर है, और आज हम लोग उसी पॉइंट चार्ज को पूरा डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन और उसका डेरिवेशन ये सारी चीजें जान लेंगे। आपके बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है, पर किस पे फाइंड करना है? एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के ऊपर। ये आपको दिख रहा है एक लाल कलर से बना हुआ स्फेरिकल शेल। याद ये रखना है कि स्फेरिकल शेल के अंदर में जब भी आप बात करोगे तो ये स्फेरिकल शेल हॉलो होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे टॉपिक नहीं आपकी लिखा हुआ बुक के कि आपका जो शेल होना चाहिए वो हॉलो होगा। हॉलो रहने के पीछे का कारण क्या है? एक तो पॉइंट चार्ज या फिर हॉलो, कि उसके सरफेस के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज एम्बेडेड नहीं होना चाहिए। सारे के सारे चार्जेस जो होंगे वो सारे के सारे चार्जेस उसके जो है सरफेस के ऊपर रहेंगे। ये दिख रहा है आपको सारे चार्जेस जो है सरफेस के ऊपर है, तो ये सारे चार्जेस सरफेस के ऊपर होने चाहिए, कोई भी चार्ज सरफेस के अंदर नहीं मौजूद होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अलग अलग 3 अलग अलग पोजीशन पे टेस्ट चार्ज लेने, जिसको मैं देखो आपको यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख भी दी है प्रॉपर्ली, पहले कंसीडर करना है। ये इसी तरह से अगर आप बोर्ड पैटर्न में लिखोगे तो आपका एक भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा और आपको सारे मार्क्स मिल भी जाएंगे अगर आप प्रॉपर्ली इस तरह से डेरिवेशन देते हो। पहले आपको क्या मानना है कि हमने एक कंसीडर कर लिया पॉइंट चार्ज, जो कि हमने शुरुआत कर दिया, और साथ ही साथ ये मानना है कि उसके सरफेस के ऊपर सारे के सारे चार्जेस एम्बेडेड है। उसके बाद इस सरफेस को अगर आपने बनाया तो इस सरफेस का एक रेडियस भी होगा, उस रेडियस को मैंने कैपिटल R से इंडिकेट किया है, जिसको मैंने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 होता है कि अब मान लो देखो आपको क्या करना है, अब टेस्ट चार्ज लेना है। उस टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से कम ज्यादा होती है या नहीं ये बताना है, और आपके हर पूरे तीनों एप्लीकेशन में 3 डिफरेंट प्लेसेस पे आपको अपने टेस्ट चार्जेस को प्लेस करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला टेस्ट चार्ज हम लोग प्लेस करने वाले हैं आउटसाइड द सेल, सॉरी आउटसाइड द शेल लिखना था मैंने, सेल लिखा, गलती माफी, तो आउटसाइड द शेल। अब ये शेल कहाँ पे है? देखो ये है हमारा शेल, और इस शेल के बाहर में आपने एक और गॉसियन सरफेस बनाया, ये है आपका रियल गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कहाँ बनाते हैं हमने कल ही डिस्कस किया था। गॉसियन सरफेस वहां बनाया जाता है जहां पे होता है आपका टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे ये जो P पॉइंट है, दिस P पॉइंट इज रिप्रेजेंट एज अ टेस्ट चार्ज, और उस P पॉइंट के इर्द गिर्द मैंने एक पूरा का पूरा ग्रीन कलर से स्फेरिकल शेल बनाया, और उस स्फेरिकल शेल को गॉसियन सरफेस का नाम दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि आपने गॉसियन सरफेस बनाया, और मैंने एक छोटा सा एरिया भी बनाया। अब ये एरिया इसलिए बनाया क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है कि जब कोई आपका एक टेस्ट चार्ज किसी डिस्टेंस पे सोर्स चार्ज से रखा जाता है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके ऊपर इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रही है, रिपेल करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए। तो उसी को शो करने के लिए मैंने एक छोटा सा क्या कर दिया, एक सरफेस एरिया लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया निकालने के 2 तरीके हैं, नेट यूनिट एरिया। अब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा रखा है, तो इसका यूनिट एरिया कैसे बाहर निकलेगा, इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया ग्रीन पेन से। आपके सारे के सारे बाकी के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जो मैंने रिप्रेजेंट किया ब्लू लाइन से, और ये भी बताया था मैंने जब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो अपने सरफेस को परपेंडिकुलर आउटवर्ड होते हैं। तो अब जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बन गया है वो क्या है कि हमने फ्लक्स ले लिया, उसका एरिया dA ले लिया, क्योंकि छोटा सा एरिया लिया इसलिए उसको dA से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आपके पास एंगल होता है, ये एंगल किसके बीच में होता है वो भी मैंने लिखा हुआ है E और dA के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके फ्लक्स यूनिट एरिया के बीच में, जो कि अपन 0 ले रहे हैं, क्यों 0 ले रहे हैं क्योंकि डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को कैसे पैरेलल है। अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, phi = E dA cos थीटा, ये फॉर्मूला आपको समझ गया। अब यहाँ पे जो एंगल का 0 डिग्री है, cos 0 का मतलब होता है 1, इस वजह से आपके पास बचा phi dA। तो अब हम लोग आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और चलते हैं आगे के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पिछले स्टेप में आपने देख लिया कि हम लोगों ने छोटे से फ्लक्स का वैल्यू निकाला, पर हमें छोटे से फ्लक्स का वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए पूरे उस गॉसियन सरफेस का वैल्यू, और उसे हम लोग टोटल फ्लक्स के नाम से जानते हैं। टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला भी हम लोगों ने कल की क्लास में या फिर इसके पहले की क्लास में डिस्कस कर लिया था, जो कि होता है phi = Q/ε0। अब यहाँ पे उसी का यूज करना है कि हम लोगों ने टोटल फ्लक्स लिया। टोटल फ्लक्स जब भी लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी फिजिक्स में छोटी छोटी वैल्यू को ऐड करते हो तो विदाउट इंटीग्रेशन उसका आप कंप्लीट एडिशन नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने इंटीग्रेशन ले लिया, अब phi की जगह पे क्या आएगा, EDA, जो कि मैंने ले लिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा किसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है यानी चेंज कौन होने वाला है, एडिशन किसका करने वाले हैं, तो हम लोग एरिया का एडिशन करने वाले हैं, जिसकी वजह से पूरा एरिया लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन में DA ले लिया।
अब बी ए को रिप्लेस करके मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 4πr²। रीजन दिख रहा हो, रीजन ये है कि यहाँ पे आर, पहली बात तो आर आपका बड़ा है किससे, छोटा आर आपका बड़ा है कैपिटल आर से। रीजन ये है कि आपका जो पूरा का पूरा स्फीयर है जहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज है वो आउटसाइड की सरफेस है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्फीयर लिया है क्योंकि हम लोगों ने हॉलो स्फेरिकल शेल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर ली। इस वजह से यहाँ पे स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। छोटा आर लेने का कारण मैंने ऊपर दे दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि बड़ा आर क्यों लिया है, छोटा आर क्यों लिया है। तो आपको डिस्टेंस देना है सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज का, इस वजह से उस डिस्टेंस को शो करने के लिए हम लोग छोटा आर ले रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल फ्लक्स यूज कर रहे हैं तो आपको गॉस लॉ ही यूज करना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला है Q/ε0। तो चलिए अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को जो भी हमने बताया वो यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही वैल्यूज को पुट करोगे तो यहाँ पे देखो तो फ्लक्स की जगह पे क्या आ जाएगा Q/ε0 इक्वल्स टू E। dA की जगह पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो A बना था, A की जगह पे क्या आएगा 4πr²। अब आपको ये सारी वैल्यू मिल गई। अब आपको निकालना क्या है, ध्यान रखो निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसलिए E की वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं गलती से भी, नहीं तो सारा का सारा किए धरा पे पानी फेर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E वैल्यू निकालनी है। तो E का फॉर्मूला बनता है E = Q/4πr²ε0। R कौन सा होगा, स्मॉल r। कभी भी भूलना मत, जब भी आउटसाइड सरफेस पे चार्ज रखा है टेस्ट चार्ज तो उसके लिए स्मॉल r से इंडिकेट किया गया है। हाँ, अगर आपने इंडिकेशन स्टार्टिंग में ही चेंज किया तो उसके लिए आपका आंसर भी चेंज होगा, पर उससे आने वाले इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप स्टार्टिंग से जो रखोगे उसी को आपके डेरिवेशन में भी यूज करना। तो यहाँ पे उसी को चेंज करके देखो, अपने पास फॉर्मूला था एक क्या था जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे पढ़ा था K = 1/4πε0। तो ये फॉर्मूले को मैंने क्या किया यहाँ यूज कर लिया और इसी की जगह पे 1/4πε0 के जगह पे K Q/r²। अभी ये आपका किसका कंडीशन निकल गया, जब आपने यहाँ पे टेस्ट चार्ज को सरफेस से बाहर रखा। पर अगर आपने यहाँ पे टेस्ट चार्ज को सरफेस पे रखा या सरफेस से बहुत क्लोज रखा तो मानने वाली बात क्या हो जाएगी कि आपका स्मॉल आर ऑलमोस्ट आपके कैपिटल आर के बराबर होगा। मैंने ऑलमोस्ट बोला है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं पर ऑलमोस्ट बराबर होगा। उसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बना के दिया है। देखो यहाँ पे एक स्फीयर है, रेड स्फीयर इज इंडिकेट होलो स्फीयर या पॉइंट चार्ज पी स्फीयर, जिसके सरफेस के ऊपर सारे चार्जेस है। यहाँ पे मैंने उससे थोड़ी दूरी पे आपका टेस्ट चार्ज लिया है। सारी कंडीशन एज इट इज है। फर्क कितना पड़ेगा बताओ, फर्क इतना पड़ेगा कि जहाँ पे हमने पिछले बार स्मॉल आर लेके के फॉर्मूले को प्रूव किया था बस उसी जगह पे आपको अभी कैपिटल आर लेना है, जो कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q/4πε0 कैपिटल R²। अब यहाँ पे K की वैल्यू को पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा E = KQ/r²। और इस तरीके से आपकी सेकेंड कंडीशन भी कंप्लीट हो जाती है। और अब आपकी बची थर्ड कंडीशन जो कि मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। देखते हैं इसका थर्ड प्लेस जहाँ पे आपका पॉइंट चार्ज प्लेस किया है और पॉइंट चार्ज थर्ड टाइप कहाँ रखा हुआ है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल या होलो स्फेरिकल शेल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने देखो आपको डायग्राम को शो कर दिया है कि इस होलो स्फेरिकल शेल के अंदर में ही हम लोगों ने एक आपका टेस्ट चार्ज रखा है और उस टेस्ट चार्ज के अराउंड क्या बना दिया मैंने, एक गॉसियन सर्कल बना दिया। ध्यान से देखो, जब मैंने इसके पहले लेक्चर में बात किया था तो उसने आपको बताया था कि गॉसियन सर्फेस की सबसे पहले कंडीशन ये है कि जब भी गॉसियन सर्फेस बनाया जाएगा जितने चार्जेस उस गॉसियन सर्फेस के अंदर में आएंगे सिर्फ उन्हीं को गॉसियन सर्फेस कैलकुलेट करेगा या उन्हीं के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर टोटल फ्लक्स निकालेगा। पर अगर आपका डायग्राम विजिबल है तो आप ध्यान से देखो कि इस डायग्राम के अंदर में गॉसियन सर्फेस के आसपास एक भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है और इसी वजह से ड्यू टू द लैक ऑफ चार्ज, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा है, ड्यू टू द लैक ऑफ चार्ज देयर इज नो एनी चार्ज प्रेजेंट इनसाइड या अराउंड द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बिकम 0। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी जो आपको एक पूरा का पूरा होलो स्फेरिकल शेल के ऊपर का एक पहला एप्लीकेशन जो बताया बाय द गॉसियन सरफेस वो आपको अच्छे समझ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके दोनों अलग एप्लीकेशंस को देखेंगे, जिसमें एक आता है आपका इनफाइनाइटली थिन वायर और दूसरा आता है इनफाइनाइटली थिन शीट। तो प्लीज उन दोनों एप्लीकेशंस को बिल्कुल ही ध्यान से देखना, क्योंकि आपको ये सारे चैप्टर का मैं डिटेल वीडियोस अलग अलग कंसेप्ट के हिसाब से शॉर्ट वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो प्लीज अगर सभी लोग इसे देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारा चैप्टर डिटेल में समझ आएगा। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।